हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बीसीएल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीएस 2018 और 17 के क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल पूछे गए थे, मतलब जो 17 और 18 में पूछे गए थे। हमने 18 का जो है प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है और उसमें 2 क्वेश्चन बचे थे। 2 क्वेश्चनों को हम इसमें इंक्लूड किए हैं और 2017 का इसमें पेपर हमने दिया है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप तक जब हम अपना वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमारे वीडियो को आप देख सकें। अगर आपसे हो सके तो हमारे YouTube चैनल पर 2-4 लोगों का जोड़ने का प्रयास करें और इनको बताएं कि हाँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये 2018 का क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकेंड 2018 का क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ये क्या कह रहा है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। भाई, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो किससे संबंधित है समलैंगिकता का? भारतीय दंड संहिता की धारा 277 से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377 से, यहाँ 370, ये भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 से। गाइज, अगर इसमें सही ऑप्शन की अगर बात करोगे आप तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसमें क्या हो जाता है, सही हो जाता है। मतलब इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? जब चंद्रचूड़ जी क्या थे, न्यायाधीश थे, तब उन्होंने कहा था कि जो भारतीय समलैंगिक अगर कोई रिलेशनशिप बनाता है तब उसे क्या मतलब कि वो उन्हें दंड नहीं दिया जाए। और इसमें क्यों, कैसा, जब वो कैसा हो कि उनके स्वेच्छा के अनुसार अगर वो रिलेशनशिप में आता है तब इसमें जो समान लैंगिक होंगे, लेस्बियन हों, गे हों, जो भी हैं, ये सब अपने रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इसमें मतलब कोई इनके पास जो दंड दिया जाता था वो नहीं दिया जाएगा, इन सबको हटा दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि इसमें पहले क्या होता था, पहले की बात करोगे तो इसमें पहले क्या होता था, 10 साल की सज़ा दे देते थे। और क्या करते थे कि इसमें 10 साल की सज़ा और जुर्माना भी लगाते थे, उम्र कैद भी दे देते थे। ये आईपीसी की धारा 377 के अनुसार ये सब सज़ाएँ पहले थी। लेकिन उसके बाद जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने फिर जो अपना निर्णय दिया वो ये दिया कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वे स्वेच्छा के आधार पर अपने रिलेशनशिप में आते हैं तो ये सब जो सज़ाएं हैं इन्हें नहीं दी जाएंगी। अगर वे मतलब वे स्वेच्छा से नहीं, मतलब जो स्वेच्छा से रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तब भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, आपने ये देख लिया, आईपीसी की धारा 377 को आपने ज़रूर देख लिया। और उसके बाद ये 277 क्या था, इसमें 277 में ये था कि जो राज्य सरकार होंगी, राज्य सरकार, नगर पालिका या जिला से जो भी जो भी क्षेत्र था उसमें से, जैसे कि शुल्क वगैरह जो भी थे वे उद्गृहित किए गए थे, तो वो हमेशा मतलब वो चालू ही रहेगा जब तक क्या करे संसद की उन पर कोई उपबंध ना बना दे, संसद विधि द्वारा कोई उपबंध उन पर ना लगा दे, तब तक वो ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये चीज़ें थी 277 आर्टिकल हमारे 277 में। तो चलिए, आपने यहाँ तक कवर कर लिया होगा, 377 भी देख लिए आप और 277 भी देख लिए। तो चलिए हम अपने चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगर सेकेंड वाला आप क्वेश्चन की बात करोगे, देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, अगर इसमें आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये घवाला ऑप्शन। कैसे सही हो जाएगा? जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व हमारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ आता है? ये आता है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में।
ये 36 से 51 तक हमारा नीति निर्देशक तत्व तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, 36 से लेकर 51 तक। तो अब वो यहाँ से आता है। अब इस नीति निर्देशक तत्व में ये तीनों चीज़ें समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, ये तीनों चीज़ें इसमें क्या तीनों में नीति निर्देशक तत्व को क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए, आपको ये भी आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। और आगे चलते हैं, हम अपने अगले वाले थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953। अगर राज्यसभा की बात करोगे तो इसमें मतलब इसमें अगर सही ऑप्शन की बात करोगे तो इसमें 13 अप्रैल 1952 का हमारे राज्यसभा का गठन किया गया था। और इसकी अगर बैठक की बात करोगे तो इसकी सॉरी यहाँ जो है वो 3 अप्रैल 1952 को हमारा गठन किया गया था राज्यसभा का। और उसकी बैठक कब होती है? 13 अप्रैल। प्रथम बैठक की अब होती है 13 अप्रैल 1952 की इसकी प्रथम बैठक होती है। किसकी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब होती है? 1952 की। 1950 में आप जानते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, वो पूर्ण रूप से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था 1950 को। और अगर यहाँ आप देखो राज्यसभा आ गया ना, राज्यसभा कहाँ होता है? राज्यसभा होता है संसद में। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। चलो हम देखते हैं यहाँ से संसद। अगर संसद की बात करोगे तो संसद आर्टिकल 79 क्या कहता है कि भारत आर्टिकल 79 क्या कहता है कि भारत में एक संसद होगी जिसमें ये संसद किससे मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति और लोकसभा और किससे? राज्यसभा। ये संसद 79 के तहत मतलब इंडिया में क्या होगा, एक संसद की व्यवस्था की गई है ये आर्टिकल 79 के तहत कि भारत में क्या होगी, एक संसद होगी। वो उसमें कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा ये क्या होगी? 2 सदन होंगे। मतलब संसद की हमारी द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है, एक राज्यसभा होगी, एक लोकसभा। राज्यसभा की बात करोगे तो ये राज्यसभा में अगर सदस्यों की संख्या कितने निश्चित की गई है? 250 सदस्य निश्चित की गई है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करोगे तो 245 सदस्य वर्तमान में हैं। और इसमें अगर 12 सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वहीं इस तरफ अगर बात करोगे इसमें तो इसमें होते हैं 552 सदस्य टोटल। और लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 545। और इसमें आप बात करोगे तो इसमें क्या होंगे कि इसमें 2 जो होंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और जो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति के राष्ट्रपति लोकसभा निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तो वो राष्ट्रपति पद के मतलब वो राष्ट्रपति की योग्यता होती है। मतलब वो लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो वही राष्ट्रपति होता। और अच्छा, यहाँ वो राष्ट्रपति के वाले में हम चले देखेंगे। और यहाँ लोकसभा का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या हैं कि मोदी जी लोकसभा के नेता हैं, उन्हें नेता चुना गया है और उन्हीं को आगे भेजा जाता है। तब तो राष्ट्रपति उन्हीं को शपथ दिलाता है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता जिन्हें चुना जाता है उन्हीं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है, उन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो आपने यहाँ तक आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें बात करोगे, इसमें देखो, अगर
इसमें और बात करोगे जो 530 सदस्य होते हैं, 530 सदस्य ये राज्यों से चुनकर आते हैं और 20 सदस्य होते हैं ये जो हमारे संघ शासित जो प्रदेश होते हैं, वहाँ से चुनकर आते हैं जो, और मतलब सदस्य होते हैं 530 राज्यों से, और संघ शासित प्रदेशों से जो सदस्य होते हैं 20 सदस्य वहाँ से चुनकर आते हैं। तो चलिए आपने यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम तो अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखने का प्रयास करोगे तो फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। अगर इसमें आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो आपका सही ऑप्शन होता है क्या? राष्ट्रपति। अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। राज्य की परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखो इसके मतलब ये किसके 263 के अनुसार, आर्टिकल 263 संविधान के आर्टिकल 263 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय की परिषद का गठन करता है। और ये इससे अंतर्राष्ट्रीय की परिषद का गठन करने के बाद इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को स्थापित करता है। संबंध को स्थापित करना मतलब एक दूसरे को प्रति संतुलन बनाए रखना। ये राज्यों और केंद्र और राज्यों के बीच क्या होते हैं? समन्वय को स्थापित करता है। इसमें अंतर्राज्य परिषद का अगर अध्यक्ष की बात करोगे तो ये क्या होंगे? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें इन्हीं की सलाह पर 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं। अगर इसकी जो गठन की बात करोगे तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था जून 1990 में इसका गठन किया गया था। और इसकी पहली बैठक की बात करोगे, पहली जो बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी? इसके 10 अक्टूबर 1990 को क्या हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को इसकी अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक हुई थी और इसका गठन जून 1990 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और उसके बाद और आप चलोगे तो 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। और कौन होता है? सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। कम से कम जो है 10 सदस्य, कम से कम 10 सदस्य क्या होने चाहिए? अनिवार्य होने चाहिए, तभी यहाँ मतलब कार्रवाई हो सकती है। मतलब 10 सदस्यों का अनिवार्य होना आवश्यक होता है। तो चलो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाला जो हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर का, वो क्या कह रहा है? 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची में निम्न में से क्या उल्बंधित है। तो 3वीं अनुसूची में क्या चीज़ें हैं उसको कह रहा है। क्या चीज़ें हैं? पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये भी है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये 3वीं अनुसूची में है? बिल्कुल नहीं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये भी क्या हो? 3वीं अनुसूची में है। अगर 3वीं अनुसूची की बात करोगे तो आप कौन सा फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला ये क्वेश्चन, ये चीज़ें हमारे 3वीं अनुसूची में हैं। बट ये जो हमारा क्या है, ये आर्टिकल 60 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति के पद की शपथ कहाँ है? आर्टिकल
60 में, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की पद की बात की गई है। अगर इसमें आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो आपका सही ऑप्शन 1 to 4 जिसमें होगा। 1 to 4 कौन सा है हमारा, क्या है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, सी अर्थात ग वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ग वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप चलोगे इसमें, अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करोगे, राष्ट्रपति देखो यहाँ थर्ड वाला जो कहता है राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करोगे तो 52 के तहत क्या होगा, हमारे देश का जो मतलब प्रथम नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होगा। और ये और कौन होगा, ये संवैधानिक प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। और आर्टिकल 53 की बात करोगे तो आर्टिकल 53 में इसका, सॉरी आर्टिकल 53 नहीं, आर्टिकल 54 की बात करोगे तो आर्टिकल 54 में क्या कहें, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और निर्वाचन की अगर रीतियों की बात करोगे तो आर्टिकल 54(5) के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां। और आर्टिकल 66 की बात करोगे तो आर्टिकल 66 की बात करोगे, आर्टिकल 66 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि कितनी होगी वो डिसाइड करता है। राष्ट्रपति की पदावधि आप जानते होंगे 5 ईयर होती है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 ईयर होती है। और आर्टिकल 59 क्या कहता है कि पद के लिए जो शर्तें होंगी, वो क्या क्या चीज़ें शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, वो आर्टिकल हमारा 59 तय करेगा। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 59 तय करता है। और हमने बता दिया आर्टिकल जो 60 होता है वो क्या तय करता है, आर्टिकल 60 तय करता है कि राष्ट्रपति की शपथ को आर्टिकल 60 तय करता है। आर्टिकल 60 क्या करता है, राष्ट्रपति की शपथ को तय करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ सब क्लियर हो गया होगा। मतलब कि हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। और आर्टिकल 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की कौन कौन सी रीतियाँ होनी चाहिए, वो आर्टिकल 55 हमारा कहता है। आर्टिकल अगर 55 और आर्टिकल 56 की बात करोगे, यहाँ 56 है, आर्टिकल 56 की बात करोगे तो ये मतलब राष्ट्रपति की कितनी पदावधि, मतलब कितने साल तक वो पद को धारण रह सकता है, तो मतलब अग्रिम चुनाव होने से पहले कितने वर्ष तक वो चुनाव मतलब राष्ट्रपति रह सकता है, वो आर्टिकल 56 के अंतर्गत रखा गया है। वो 5 साल तक रहता है। और उसके बाद 50, और हाँ एक चीज़ तो और नहीं है, आर्टिकल 58 की बात करोगे तो आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति क्या लोकसभा क्या सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति होने के लिए उसे क्या होना चाहिए, लोकसभा सदस्य को निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। 35 साल की उम्र होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं, जैसे कि वो इस समय भारत का राष्ट्रपति हो तो अगले वाले चुनाव में लड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं कि हाँ अपना इस्तीफा दे के लड़ेगा, तो वो तो अपने वो चीज़ें क्या हैं, अपवाद हैं, वो चीज़ें अपवाद हैं। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन कहता है उस तरफ चलने का प्रयास करेंगे। तो 6 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखने का प्रयास करते हैं हम। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर
सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन की बात कर रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहा है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, और पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और यहाँ नव नहीं होगा, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, और पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करोगे तो जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को क्या किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। क्या? लोकसभा का जो सदस्य वरिष्ठतम होगा उसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं अपने 6 नंबर हो गया हमारा 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, उसे देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। देखो, एक तो जो होता है उच्च, मतलब कि राज्यपाल को जो ये वाला फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करोगे तो इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। ये इसमें ये चीज़ें क्या होती हैं कि ये नियुक्ति का अधिकार नहीं है, न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, सही है। और वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत हो जाता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार कहता है उन्हें। और उसके बाद आप चलते हैं हम किसमें? उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ये देखो, न्यायिक शक्ति की बात करोगे तो न्यायिक शक्ति राज्य की हमेशा किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री जो होता है, जो कुछ भी यहाँ अपने राज्य में करना चाहता है वो मुख्यमंत्री ही करता है। तो इसके पास ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? सॉरी, आप उनके पास न्यायिक शक्तियाँ नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। आपके पास ऑप्शन सही होता है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो फर्स्ट और थर्ड किसमें दिया गया? फर्स्ट और थर्ड खा वाले में दिया गया है, तो इसलिए हमारा खा वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो चलिए अपने अगले 7 क्वेश्चन हो गया है, 8 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 वाला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है उसका देखने का प्रयास करते हैं। 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? 21 के दायरे में कौन सा चीज़ नहीं आता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, ये तो हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता ही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है। मतलब ये सब चीज़ें हमारे तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ क्या कहता है कि पानी की गुणवत्ता अर्थात हमारे वायुमंडल में जो भी चीज़ें हैं उसको स्वच्छ और क्लियर दे हमें प्रदान करने, ये गवर्नमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट का अधिकार होता है कि वो हमें क्या करे, हमें स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराए। स्वच्छ वातावरण में वो पानी हो भी आ जा ही जाता है। कार्यस्थल और महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न, ये भी क्या करता है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाता है। चिकित्सा घायल चिकित्सकीय सहायता, ये भी 21 के अंतर्गत आता है। लेकिन ये मृत्युदंड जो है हमारी 21 के अंतर्गत नहीं आता है। अगर इसमें बात करोगे, मृत्युदंड की बात करोगे तो आर्टिकल ये आ जाता है भारतीय जो दंड संहिता है 1860 की बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 में क्या कहा गया था कि किसे मृत्युदंड दिया जा सकता है? अगर वो अगर देश में आपराधिक षड्यंत्र, यदि वो आपराधिक षड्यंत्र किया हो देश में, और क्या किया हो, और राष्ट्र के खिलाफ क्या किया हो, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया हो, और डकैती
और भी विभिन्न चीज़ें हैं जिसमें कि उसे क्या किया जाता है कि मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ये केस के भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार। और इसके अलावा और क्या था, भारतीय जो जैसे गैर कानूनी गतिविधियां जो करता है, और इससे भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये कब जो है रोकथाम अधिनियम 1967 के अनुसार अगर गैर कानूनी गतिविधियां कर रहा है कोई, तो उसे भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। और आपराधिक षड्यंत्र कोई रच रहा हो, उसे भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। और राष्ट्र के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ रहा हो, डकैती किया हो, उसे भी क्या किया जाता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये जैसे षड्यंत्र रचना, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध के छेड़ देना, डकैती करना, ये सब 1860 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। और जैसे कानून की गतिविधियां जो है उसका मतलब कानूनी गतिविधियां ना करता हो, मतलब जैसे गैर कानूनी गतिविधियां करता हो, उसे रोकथाम अधिनियम जैसे 1967 के अनुसार उसे भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। आई होप कि आप सबको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उस तरफ चलने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, 9 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण कौन सा नहीं है भाई? यह एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल, ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद क्या है, संवैधानिक संस्था है। और 5 क्षेत्रीय परिषदों का स्थापना, भाई देखो अब इसमें कोड भाषा का प्रयोग किया ही नहीं है, तो आपका फर्स्ट ही वाला अगर ऑप्शन सही हो जाता है तो आप कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़रूरत पढ़ने की नहीं है, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। यह क्या है, भारतीय एक संवैधानिक संस्था है। तो यही हमारा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलो अपने 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर वाला हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसको अगर कोई ने गलत कर दिया तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब उसको इतना दिन क्या किया वही जानता है। ये तो मतलब कि जो पढ़ नहीं रहा है वो भी बता सकता है, मतलब जो पॉलिटी नहीं पढ़ रहा है वो भी बता सकता है कि ये वाला क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसे यही प्रयोग करना आना चाहिए, बस उसको ये प्रयोग आ रहा है तो वो इस क्वेश्चन को ज़रूर सही करके आएगा। देखो इसमें मतलब कि ये 2017 पीसीएस के एग्ज़ाम में इतने इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनिए। कथन क्या कहता है, कथन फर्स्ट कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल लोकतांत्रिक देश हमारा है। और क्या कहता है, भारत का अपना एक संविधान है। बिल्कुल भारत का अपना एक सबसे बड़ा संविधान है। भारत में इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। तो अगर आप यहाँ बात करोगे इस कथन और कारण के हिसाब से, अगर कोर्ट में चलने का प्रयास करोगे तो फर्स्ट वाला कोर्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट तथा दोनों सही हैं। बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। 2 और 1 की सही व्याख्या है, मतलब कारण की सही व्याख्या एक करता है। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, सही व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें सही हैं। ए तथा मतलब ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, लेकिन 2 1 की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल
व्याख्या सही नहीं करता, यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे देखो कह रहा है कि 2 गलत है, दोनों गलत हैं। 2 गलत है नहीं, ये दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की क्या करते हैं, सही से व्याख्या नहीं करते हैं, मतलब व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए गाइज़ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर लेकर 2017 का जो भी क्वेश्चन और छूटा हुआ है, 2017, उसके बाद 16, उसके बाद 15, उसके बाद 14, उसके बाद 12, 13, मतलब 10 ईयर, कम से कम 10 ईयर के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं पीसीएस पॉलिटी के। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये सही लगा हो तो नीचे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और कुछ लोगों को सब्सक्राइब तो करवा दो। तो चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।